नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ जाएंगे। आज बड़े बड़े दो आर्टिकल हैं, इनको डिस्कस करेंगे। पहला नंबर का जो आर्टिकल है ये भारत में तेजी के साथ में बढ़ रहे मोटापे की समस्या से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली आज के समय में हमारे खान पान में बहुत बदलाव आ चुका है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आज के समय में जो बच्चे लोग हैं वो घर का खाना नहीं खाते हैं, उनको बाहर का पसंद आता है। कोई भी चीज़ पैकेट में है, एकदम बढ़िया उसका विज्ञापन है, बढ़िया एकदम ब्रांड वाली चीज़, तो भी वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जो हर चीज़ की लेबलिंग से रिलेटेड जो मानक है, जैसे कि उसमें शुगर की मात्रा कितनी है, नमक की मात्रा कितनी है, फैट की मात्रा कितनी है, इन सारी चीज़ों को हमारे देश की कंपनियां फॉलो नहीं करती। उनको क्या करना है, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बनाना है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो कोई बेकरी हो कोई भी चीज़ हो जो पैकेट में अवेलेबल है, वो बिल्कुल हमारे हेल्थ के जो मानक हैं उनको फॉलो नहीं करती है। इसका क्या रीजन हो सकता है? रीजन रहता है, सरकार जब कोई भी कानून या फिर नीति बनाती है तो उसी समय उसमें कुछ ना कुछ वो होल छोड़ देती है, ठीक है, ताकि चोर थोड़ा सा चोरी कर सके। तो किस प्रकार के जो मानक हैं, कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, पार्टिकुलरली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर के। फिर सेकंड वाला जो आर्टिकल है वो हम देखने वाले हैं यूजीसी से रिलेटेड एक आर्टिकल था। इसके पहले भी हमने इसमें डिस्कशन किए थे। उस आर्टिकल में बताया गया था, यदि कोई यूनिवर्सिटी है, उसके सबसे ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है कुलपति, वो यदि ये कहे, ठीक है, मतलब यूजीसी ने क्या बोला है, यूजीसी ने बोला है कि उसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल करेगा। राज्यपाल केंद्र सरकार का आदमी होता है। इसका मतलब यह है, सीधी सीधी बात है, कि राज्य सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। राज्य सरकार यूनिवर्सिटी के ऊपर पैसा खर्चा करती हैं, अच्छा खासा पैसा वो देती हैं, तो आने वाले समय में वो जो पैसा वो देगी वो सीधे सीधे प्रभावित होगा। वो क्यों खर्चा करना चाहेगी? लेकिन राइटर का कहना है, ना तो राज्य सरकार कुलपति का चयन करेगी, ना ही केंद्र सरकार कुलपति का चयन करेगी। वो व्यक्ति फ्री होना चाहिए पॉलिटिक्स से, ऐसा व्यक्ति कुलपति बनना चाहिए। इसके अलावा यूजीसी ने एक बात और बोली थी कि जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, ग्रेजुएट व्यक्ति को ही हम कुलपति बनाएंगे। आज के समय में ऐसी बात आ गई है कि देखिए, यूनिवर्सिटीज को मैनेज करने वाला जो व्यक्ति है उसको अलग अलग सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भी यदि हम बना देते हैं कुलपति, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मतलब आज के टाइम पीरियड में आप देखेंगे, फॉरेन यदि जाएंगे ना, तो वहां पर बहुत सारे कुलपति ऐसे हैं जो कि अलग अलग सेक्टर के हैं। जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा के सेक्टर से ही चुना जाए, अलग अलग सेक्टर से भी व्यक्ति को चुना जा सकता है। ये भी एक संशोधन इसमें किया गया था। तो ये जो चीज करी गई है, ये इंटरनेशनल तौर तरीकों को अपनाते हुए करी गई है। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 से 12 मार्च 2025 के बीच में ये यात्रा चल रही है मॉरिशस की। तो भारत और मॉरिशस के संबंधों को हम यहाँ पर हिस्टोरिकल रूप में गहराई से समझने वाले हैं। ये बताती है हमारे लिए कितना ज़्यादा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है मॉरिशस का, क्योंकि यदि हम इसके आगे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, चाइना अपना प्रभुत्व आसपास के कंट्रीज़ में बढ़ाते जा रहा है, अपना प्रभुत्व जमाते जा रहा है। ये यात्रा न केवल राजनीतिक और हमारे इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करेगी, इसके साथ ही साथ जो इंडियन ओशियन रीजन है, इसमें भी भारत की सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक पोजीशन को और भी ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करेगी। यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए, ये जो आर्टिकल है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन डिस्पोरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे मॉरिशस के साथ में हमारे संबंध कैसे रहे हैं। देखिए, मॉरिशस की 70% आबादी इंडियन डिस्पोरा की है, मतलब भारतीय मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके पूर्वजों को ब्रिटिश काल के दौरान, कॉलोनियल रूल के दौरान गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया था। मतलब अंग्रेजों ने यहाँ से कुछ लोगों को मॉरिशस लेकर के गए गन्ने के खेतों में काम करवाने के लिए, तो ये लोग क्या हुआ, वहीं पर जाकर के बस गए। इसके बाद यदि हम बात करें सर सीवू सागर रामगुलम, पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें, जिनके बेटे हैं नवी चंद्र रामगुलम, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इनके जो पिताजी हैं वो यहाँ के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस व्यक्ति रहे हैं। तो ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, इन्होंने मॉरिशस की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का नेतृत्व किया था, इसलिए शायद अभी इनके बेटे को ये इतनी बड़ी पद मिल गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सीवू सागर रामगुलम के बीच लंदन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बातचीत हुई थी और काफ़ी दोनों के बीच में गहरी दोस्ती भी हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इंडियंस लोग रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना यहाँ पर हिंदी बहुत अच्छे बोलते हैं ये लोग, क्योंकि हिंदू ही हैं ज़्यादातर। बिहार और यूपी के प्रवासी लोग आज भी भोजपुरी भाषा और संस्कृति से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तमिल, तेलुगु, मराठी समुदाय भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उनकी भाषा, उनकी कल्चर हमको देखने को मिलती है। 1976 में स्थापित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एंड इंडियन कल्चरल सेंटर मॉरिशस में भारतीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात कर लें, मॉरिशस वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट की मेजबानी करता है, मतलब यहाँ पर इसकी बैठक होती है और इसको सपोर्ट भारत करता है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन की भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो ट्रेड रिलेशन हैं मॉरिशस के साथ में बेटर होते जा रहे हैं। 2022-23 में भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार लगभग पहुंच गया था $554 मिलियन तक। इसके अलावा मॉरिशस अफ्रीकन यूनियन का एक मेंबर है और अफ्रीकी देशों के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट रखता है। मॉरिशस में 2 भाषा अच्छी खासी बोली जाती हैं, एक तो इंग्लिश है और दूसरी है फ्रेंच। बाईलिंगुअल लैंग्वेज है यहाँ पर, जिससे ये फ्रैंकोफोन अफ्रीका के साथ व्यापार करने का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इसके बाद यदि हम बात करें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, इसके कारण मॉरिशस से भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है भारत में। इसके अलावा ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के रूप में उभर चुका है। वहीं यदि हम बात कर लें मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की, तो देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी बढ़त तेजी के साथ में बढ़ाते जा रहा है, तो इससे यदि हमको निपटना है तो इसके लिए आसपास के देशों के साथ हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना जरूरी है। भारत के लिए मॉरिशस का कितना ज़्यादा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। मॉरिशस हिंद महासागर के वेस्टर्न इंडियन ओशियन का सेंटिनल माना जाता है, मतलब गार्डियन माना जाता है। भारत ने मॉरिशस में कोस्टल रडार स्टेशन भी स्थापित करे हैं और एजिलेजा आइलैंड को एक जॉइंट सर्विलांस फैसिलिटी के रूप में विकसित किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर किए हैं भारत, ताकि मॉरिशस को अपनी तरफ में कर सके। आगे बोला जाता है कि देखिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश ये सब शामिल हुए, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मॉरिशस मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भागीदार माना जाता है। भारत ने मॉरिशस को इंडियन नेवी की इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर
मतलब इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन तक पहुंच प्रदान करी है, जिससे मॉरिशस की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके। वहीं यदि हम बात कर लें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब जैसे मॉरिशस अपने समुद्री तट से लगभग 200 नॉटिकल मील 370 किलोमीटर के एरिया से, जो कोस्टल बेसलाइन रहती है वहाँ से 370 किलोमीटर तक के एरिया पर वो अधिकार रखता है। यहाँ पर वो एक्सप्लोर कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, कंजर्व कर सकता है एंड मैनेज कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। मतलब मछली हो सकती है या वहाँ पर निकलने वाला कोई तेल खनिज संसाधन हो सकता है। उसके एरिया में कोई भी घुस नहीं सकता है। यदि घुसेगा तो ये उसके अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। EEZ का जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? ये EEZ हमको मिला है 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अनक्लोज के माध्यम से ये अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रों को, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके साथ ही साथ भारत का INS सर्वेक्षक क्या है? INS सर्वेक्षक जहाज मॉरिशस के 25,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र का सर्वे पूरा कर चुका है। इस प्रकार से समुद्री वाले जो हमारे रिलेशन हैं, मैरीटाइम रिलेशन है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहे हैं मॉरिशस के साथ में। अब हमें सीधे सीधे चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व का सामना करना है। चाइना का जो प्रभाव इस एरिया में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं वो मिलिट्री ट्रेनिंग करने लग जाएगा, कहीं बोल देगा कि ये टापू पर हमारा अधिकार है, कहीं अपने हवाई जहाज उस एरिया से उड़ा देगा। इस प्रकार से देखा जाए तो चाइना इंडो पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उनको परेशान कर रहा है। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाते जा रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अफ्रीका में भारी निवेश कर रहा है। भारत को मॉरिशस के साथ डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ा करके हिंद महासागर में चीन के प्रभुत्व को हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल इंगेजमेंट की। तो आप देख ही सकते हैं अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी जोर है मॉरिशस के ऊपर। भारत मॉरिशस के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफ़ी बेटर रहे हैं, लेकिन नई जो सरकार है वो है नवीन चंद्र रामगुलम के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशन को हमें मजबूत करना जरूरी है। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ावा मिलेगा। मॉरिशस के लिए जो नया नेतृत्व अभी प्रोवाइड कर रहे हैं नवीन चंद्र रामगुलम, उसको ये संदेश मिलेगा कि भारत उसके सुरक्षा और समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर है। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, भारत और मॉरिशस के रिलेशन हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेड, समुद्री सुरक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वर्तमान का जो परिदृश्य चल रहा है, इस हिसाब से देखा जाए हिंद महासागर क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़ते जा रहा है, इसलिए मॉरिशस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ये केवल ऐसी फॉर्मल यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की इंडियन ओशियन स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और डिस्पोरा एंगेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि पार्टिकुलरली यूजीसी की तरफ से एक नया कानून लाया गया है, जिसमें बोला जाता है किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार उस स्टेट के राज्यपाल के पास होगा। अब यहाँ पर जो बात कही है यूजीसी ने ना, यूजीसी की बात और केंद्र सरकार की बात मेल खा रही है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि वाइस चांसलर या फिर कुलपति हमारा आदमी ही बैठे, तो जाहिर सी बात है उनका ही आदमी बैठेगा, क्योंकि राज्यपाल खुद केंद्र सरकार का आदमी रहता है। तो राज्यपाल बोल रहा है मतलब केंद्र सरकार बोल रही है, ये बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें समझने की कोशिश करना है। इसके पहले जो हम आर्टिकल डिस्कस किए थे उसमें बताया जाता है यदि ये अधिकार राज्यपाल को दे देंगे तो इससे जो स्टेट गवर्नमेंट है अब उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी एजुकेशन के सेक्टर में।
अब चूंकि शिक्षा का जो सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार का भी है, इसलिए राज्य सरकार कहती है कि हमें भी तो अधिकार होना चाहिए ना भाई, ठीक है, हमें भी अधिकार होना चाहिए कि हम वाइस चांसलर की नियुक्ति करें। हम इस यूनिवर्सिटी में पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें अच्छे स्टूडेंट मिले, इसके लिए हमें हमारे हिसाब से वाइस चांसलर नियुक्त करने की आज़ादी होना चाहिए। इससे जो फेडरलिज्म है, हमारा भारतीय संघवाद है, वो प्रभावित होता है। राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं वो कम हो जाते हैं और केंद्र सरकार की ज़्यादा चलती है। इसके ऊपर यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यूजीसी ग्रांट कमीशन की तरफ से 2025 का मसौदा विनियम आया है, ठीक है, क्या चीज़ आया है इसको यहाँ पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल में बोला जाता है कि हाल फिलहाल में देखा जाए, सरकार वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट को लेकर के कुछ नियम कानूनों में चेंजेस लाना चाहती है। यूजीसी की तरफ से जो ड्राफ्ट रेगुलेशन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, उसमें हमें कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। कमियां ऐसी दिखाई दे रही हैं कि भाई यदि आपको किसी यूनिवर्सिटी का मुखिया किसी को बनाना है तो वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट का व्यक्ति हो, ना तो वो केंद्र सरकार का व्यक्ति हो, वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए। तब जाकर के हमारा जो एजुकेशन का सेक्टर है वो बेटर तरीके से काम कर पाएगा। तो यूजीसी की ग्रांट कमीशन की तरफ से 2025 का जो ड्राफ्ट रेगुलेशन लाया गया है भारतीय हायर एजुकेशन के लिए, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन प्रस्तुत किए गए हैं, इनका उद्देश्य है राज्य सरकारों की वाइस चांसलर की नियुक्ति में भूमिका को लिमिटेड करना और कुलपति पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का विस्तार करना। दो महत्वपूर्ण बात इसमें कही जाती हैं। एक तो राज्य सरकार नहीं बनाएगी कुलपति किसी को भी। दूसरी बात यह है, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कुलपति बनेगा, वो अदर सेक्टर का व्यक्ति भी कुलपति के पद पर विराजमान हो सकता है, जैसा कि अदर बड़े बड़े देशों में भी हमको ये चीज़ देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं फेडरलिज्म और हायर एजुकेशन गवर्नेंस में किस प्रकार से बदलाव देखने को हमको मिल रहा है। भारत में फेडरल सिस्टम है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के हमारे देश में शासन चला रहे हैं। राज्य सरकार की पावर अलग है, उसके अलग सब्जेक्ट हैं, और केंद्र सरकार के अलग सब्जेक्ट हैं नियम कानून बनाने को लेकर के। एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, मतलब समवर्ती सूची। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। राज्य सरकारों की जो भूमिका थी पहले, उस पर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है इसका सीधा सीधा। यूजीसी का जो 2025 का ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है, इसमें राज्य सरकार की भूमिका को लिमिटेड करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार अपनी यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले आए हैं जिसके कारण राज्य सरकार के अधिकारों का चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया है। लेकिन ये फेडरलिज्म, संघवाद और सेंटर स्टेट रिलेशन के संबंध में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, लीगल दृष्टिकोण की हम बात कर लेते हैं कि भाई कोर्ट ने क्या बोला है। भारत के आर्टिकल 246 की बात करें एंड लिस्ट 3rd ऑफ 7th शेड्यूल, समवर्ती सूची की 7वें नंबर के शेड्यूल की यदि हम बात करें, हायर एजुकेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार को हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को निर्धारित करने की पावर दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं, जैसा कि गंभीर धरन के गाढ़वी केस 2019 का था, इसने राज्य सरकारों की नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया, क्योंकि ये एकेडमिक ऑटोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि भाई वाइस चांसलर की नियुक्ति में ना
स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या क्या इम्प्लीकेशन इससे होने वाला है। तो देखिए, इसका सीधा सीधा जो असर है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, पावर के ऊपर ऐसा पड़ता है कि केंद्र सरकार की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिससे नेशनल लेवल पर शिक्षा के यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सुनिश्चित किए जा सकते हैं। राज्य सरकारें इसे अपने अधिकारों में कटौती मान रही हैं, जिससे फेडरलिज्म में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएगा। वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। नया चयन मानदंड क्या है? इसमें बोला जा रहा है कि अब केवल जो फॉर्मर वाइस चांसलर रहेंगे या फिर उनके लेवल का कोई उच्च प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही वाइस चांसलर की चयन समिति में बैठेगा, सिलेक्शन कमेटी में बैठेगा। ये निर्णय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए और सिलेक्शन की प्रक्रिया को इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन राज्य सरकार की भी चिंताएं हैं, उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। राज्य सरकारें यूनिवर्सिटी में फंडिंग और पॉलिसीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, लेकिन यहाँ पर आपने स्टेट गवर्नमेंट को बाहर कर दिया है। ये राज्य यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑटोनॉमी है उसके लिए एक चुनौती बन सकता है। राज्य विश्वविद्यालयों का उद्देश्य होता है लोकल रिसर्च, भाषा और संस्कृति का अध्ययन करना, उसको बढ़ावा देना भी होता है। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप कम तो होगा ही, एकेडमिक एक्सीलेंस में सुधार होगा, लेकिन राज्य सरकारों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। इससे जो फेडरल डिस्प्यूट है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में वो बढ़ते जाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सपांडेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वाइस चांसलर। देखिए, नया कानून कहता है कि अब खाली प्रोफेसर और रिसर्चर लोगों को ही हम वाइस चांसलर नहीं बनाएंगे। इसके लिए पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट, स्पोर्ट्स से जुड़े व्यक्ति, फेमस व्यक्ति को भी कुलपति बनाया जा सकता है। अब इस बदलाव की ज़रूरत आखिर है क्यों? क्योंकि आधुनिक यूनिवर्सिटीज़ को केवल टीचिंग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री के साथ जुड़े केंद्र के रूप में भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब कोई प्रोफेसर व्यक्ति को ही हम यहाँ का कुलपति बनाएंगे। कुलपति का चयन केवल शिक्षाविदों तक हमको सीमित नहीं करना है। इसलिए ये परिवर्तन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, देखिए 2010 से 2018 के बीच में देखा जाए ना, कुलपति चयन के मानकों को अत्यधिक सीमित कर दिया गया था, जिसके कारण कई सारे योग्य व्यक्ति बाहर कर दिए गए। विश्व के कुछ प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जैसे कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड की बात कर लें, MIT की बात कर लें, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेसर को ही कुलपति बनाया गया हो या फिर वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि कानून के सेक्टर में काम कर रहे थे, सार्वजनिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम में कर रहे थे, टेक्निकल व्यक्ति को ले लिया गया है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस वाले व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया जाता है। अब यदि हम लोग बिना पढ़े लिखे लोगों को वाइस चांसलर बना देते हैं तो इससे उस वहाँ की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अनुसंधान और शिक्षण अनुभव वाले व्यक्ति को प्राथमिकता देना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पर हमको और भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण फैसले आए थे वो क्या क्या थे। तो देखिए, गंभीर दान के गढ़वी बनाम वर्सेस गुजरात गवर्नमेंट का 2019 का ये डिसीजन आया था। सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी केस 2022 आया। इसके बाद प्रो डॉक्टर स्त्रीजीत PS वर्सेस डॉक्टर राजश्री MS 2022 का केस, डॉक्टर प्रेमचंद्रन कीजोत वर्सेस कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 2023 का ये मामला आया था। इतने सारे केसेस चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में,
इसमें बोला जा रहा है राज्य सरकार के अधिकारी या उनके द्वारा नॉमिनेट व्यक्ति को वाइस चांसलर कमेटी में बैठने ही मत दीजिए। अगर यहाँ पर सरकार का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट असर हमको देखने को मिला तो वो व्यक्ति नहीं बनेगा वाइस चांसलर। यूजीसी के 2018 के जो रेगुलेशंस हैं इनको कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिनमें ये प्रावधान किया गया है कि चयन समिति में केवल शैक्षणिक विशेषज्ञ ही होने चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए यूजीसी ने जो बात बोली है, ठीक है, यूजीसी के 2025 का ड्राफ्ट रेगुलेशन में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि वाइस चांसलर बनाने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, उसमें उच्च योग्यताधारी लोग को ही बैठा लेंगे जो कि कुलपति के लेवल के ही लोग रहेंगे। राज्य सरकार के अधिकारी यहाँ पर नहीं बैठेंगे। कुलपति की नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मतलब राज्यपाल, यूनिवर्सिटी की कार्यकारी समिति और यूजीसी को दिया गया है। अब यहाँ पर राज्यपाल को आपने क्यों नहीं बाहर करें, क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता। जब आप स्टेट गवर्नमेंट को आउट कर दे रहे हैं तो राज्यपाल को क्यों नहीं आउट किया गया है। अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये भारत में बढ़ती हुई ओबेसिटी की समस्या मतलब मोटापे की समस्या से जुड़ा हुआ है। पहले हम चर्चा करते थे माल न्यूट्रिशन से संबंधित, मतलब भारत में कुपोषण, भारत में जो बच्चों की हेल्थ ही नहीं आ पा रही है, एकदम हड्डी जैसा उनका शरीर रहता है, हड्डियों का ढांचा, कंकाल। आज के समय में काफ़ी बदलाव आ गया है हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारे खान पान में। खाना पीना तो हम अच्छा खा लेते हैं, लेकिन अच्छा भी नहीं बोल सकते उस चीज़ को, क्योंकि हम लोग बाहरी चीज़ों को ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, घर में बना हुआ खाना को हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बाहर की चीज़ें हमें ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और इसी के चलते चलते फिर मोटापा बढ़ते जाता है, क्योंकि ना तो हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पहले जितना मेहनत किया जाता था उतना मेहनत अभी नहीं हो रही है, ना तो हम ज़्यादा पैदल चलते हैं, ना तो साइकिलिंग करना है, और ना ही हमें कोई गेम्स खेलना है। हमारी जो जीवन शैली है पूरी तरह से बदल चुकी है। मोटापे की समस्या के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे से निपटने का आह्वान किया है और 2025 के इकोनॉमिक सर्वे में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर हेल्थ टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। भारत में प्रत्येक 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है और इतने ही लोग डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये ओबेसिटी हमारे लिए एक गंभीर विषय बन गया है, इससे निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं खाद्य लेबलिंग और एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या खामियां हमको देखने को मिलती हैं। 2017 से अब तक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य लेबलिंग कि भाई पैकेट में आपको क्या क्या चीज़ दिखाना है, मैन्युफैक्चरिंग की डेट लिखोगे, कब ख़त्म होगा वो लिखोगे, कितना फैट कितना वसा है वो सब लिखोगे। लेकिन FSSAI इन कानूनों को लागू नहीं करवा पाया है। इसी कारण अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के विज्ञापन धड़ल्ले से चल रहे हैं और उपभोक्ताओं को सही जानकारी नहीं मिलती है। इसी के चलते चलते ओबेसिटी मतलब मोटापे की जो समस्या है वो बढ़ते जा रही है। इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग की भी बहुत सारी यहाँ पर कमियाँ हैं। सितंबर 2022 में फसाई ने इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग प्रणाली प्रस्तुत करी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के असफल मॉडल पर बेस्ड थी। इसमें स्टार रेटिंग दी जाती है, जैसे कि 1/2 स्टार यदि किसी पैकेट में लिखा है मतलब ये हमारी हेल्थ को ख़राब करेगा, 5 स्टार मिला है मतलब ये हमारे लिए सबसे बेटर है। अब बस कंपनी को अपने पैकेट में स्टार लगाना है और अपनी बिक्री को एकदम धड़ाधड़ करना है। दिक्कत ये हो गई है कि ये प्रणाली गुमराह करने वाली है। जैसे कि बिस्किट की बात करें जिसमें ज़्यादा फैट है, ठीक है, ज़्यादा वसा है, नमक भी ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, ठीक है, हाई फैट, हाई साल्ट, हाई शुगर, उससे 2 स्टार मिल सकते हैं, जबकि
इसे चार चेतावनी वाले संकेत मिलने चाहिए थे। वहीं यदि हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, उसे 2 स्टार मिल सकते हैं, जबकि इसे हाई शुगर वार्निंग वाली चेतावनी मिलनी चाहिए थी। कॉर्नफ्लेक्स जिसमें चीनी और सोडियम रहता है उसको 3 स्टार मिल जाते हैं। ये एकदम यहाँ पर गुमराह करने वाली चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। वर्ल्ड लेवल पर यदि हम एक्सपीरियंस की बात करें तो जो चेतावनी रहती है, वार्निंग रहती है, वार्निंग का लेवल ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। दुनिया भर में कई सारे देशों ने क्लियर वार्निंग लेवल अपनाए हैं, जैसे चिली का हाई इन ब्लैक लेवल, इसने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की खपत को 24% तक कम कर दिया है। WHO और भारतीय राष्ट्रीय पोषण संस्थान के दिशा निर्देशों के हिसाब से देखा जाए तो हाई HFSS उत्पादों पर हाई इन शुगर फैट साल्ट चेतावनी अनिवार्य होना चाहिए। उसमें लिखा रहना चाहिए कि इसमें हाई फैट है, हाई शुगर है या फिर हाई साल्ट है। इसके बाद यदि हम बात कर लें, और इसी को बोला जाता है शॉर्टकट में HFSS, मतलब हाई इन फैट साल्ट एंड शुगर। विज्ञापन के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, जिसके चलते चलते ये जो कंपनियां हैं अपने आप को आउट कर लेती हैं कानून से। भारत में अत्यधिक फैट, नमक, शुगर को लेकर के, मतलब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर के इनके जो विज्ञापन को कंट्रोल करने वाली बात है, इसके लिए हमने 4 कानून लेकर के आए हैं। पहले नंबर पे आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 आ जाता है, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई अगर कोई उत्पाद महत्वपूर्ण जानकारी छिपाएगा तो उसको भ्रामक माना जाएगा। लेकिन फसाई ये नहीं मानता, ठीक है, फसाई ये मानता ही नहीं है कि वसा, चीनी या नमक की जानकारी इंपॉर्टेंट है। FSS नियमों में HFSS या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं है, जिससे कंपनियों को बिना खुलासा किए विज्ञापन करने की छूट मिल जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों को निशाना बना करके विज्ञापन कर सकती हैं, जबकि हर बोतल में 9 से 10 चम्मच चीनी होती है। आप सोच लीजिए कितनी खतरनाक है ये। आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई आगे का क्या रास्ता हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ने सही बात बोला है, इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग को हटाया जाए और इसमें क्लियर वार्निंग लेबल होना चाहिए। हाई प्रोसेस्ड फूड की हम बात करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात करें, इनके लिए एकदम क्लियर चीनी कितना है, नमक कितना है, वसा कितना है, कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तय होनी चाहिए। इसके अलावा इनके जो विज्ञापन हैं जो इनको बताते हैं एकदम बढ़िया, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा सभी भारतीय भाषाओं में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के खतरों को लेकर के हमें जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और इसके लिए जो हीरो हीरोइन लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। मोटापा जनता की विफलता नहीं है बल्कि पॉलिसी फेल्योर है। अगर सरकार ने तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए ना तो 2025 तक मोटापा रोकने की योजना हमारी फेल हो जाएगी। प्रधानमंत्री की स्वस्थ भारत की दृष्टि केवल भाषणों से पूरी नहीं होगी, इसके लिए हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो कारपोरेट लाभ को बच्चों के हेल्थ के ऊपर ना रखें, मतलब बच्चों का हेल्थ सबसे ऊपर होना चाहिए। न्यूज़ वाले आर्टिकल की तरफ यदि हम चलें दोस्तों, तो हाल फिलहाल में देखा जाए औरंगजेब का जो मकबरा है, टॉम्ब ऑफ औरंगजेब है, वो न्यूज़ में रहा है। मुग़ल सम्राट औरंगजेब जिनका टाइम पीरियड है 1618 से 1707 ईस्वी तक, इनका टॉम्ब महाराष्ट्र के खुलदाबाद में लोकेटेड है। ये मकबरा अन्य जो भव्य मुग़ल स्मारक हैं जैसे कि हुमायूं का मकबरा या फिर ताजमहल से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एकदम सादा है, धार्मिक कट्टरता और व्यक्तिगत विचारधारा का ये प्रतीक माना जाता है। औरंगजेब के मकबरे की सादगी और धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो देखिए, औरंगजेब ने अपने जीवन काल में भव्यता से परहेज किया था और अपनी वसीयत में लिखा था
जब वो ख़त्म हो रहे थे, कि उनकी कब्र एक साधारण स्थान पर बिना किसी शाही वैभव के बनाई जाए। उन्होंने अपनी जीविका के लिए खुद टोपी और कुरान की नकल बेच करके, मतलब कैसे नकल, हस्तलिखित प्रतियां बेच करके धन कमाया था और उसी से अपने मकबरे के खर्च को पूरा किया। तो ये भी अपने आप में एक फैक्ट माना जाता है। मकबरा बिना गुंबद और संगमरमर की सजावट के सिर्फ एक साधारण चूने और प्लास्टर से बनी हुई संरचना है, जो कि मुगल वास्तुकला की भव्य परंपरा से बिल्कुल हट करके। जगह है खुलदाबाद, मतलब मकबरे का स्थान है। औरंगजेब का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र खुलदाबाद में किया गया था, जो वल्ली ऑफ सेंट्स, संतों की घाटी के रूप में फेमस है। ये स्थान सूफी संत शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास में स्थित है एंड ये क्षेत्र मुगल हिस्ट्री और सूफी परंपरा के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। वहीं यदि हम इसकी वास्तुकला और संरचना की बात कर लें तो यहाँ पर कोई शाही शिलालेख या फिर नक्काशीदार संगमरमर कुछ हमको देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा, जैसा कि अन्य मुगल जो मकबरे हैं वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर खाली एक ओपन कब्र थी, जिसे बाद में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा एक साधारण ग्रिल और संगमरमर से घेर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे ना तो मकबरे के ऊपर खाली एक सफ़ेद कपड़ा चादर बिछा देते हैं, जो कि इस्लामी परंपराओं का पालन करता है। निर्माण वर्ष की बात करें तो 1707 में, मतलब मृत्यु के बाद। वास्तुकला की बात करें तो इस्लामी वास्तुकला है। और संबंधित ऐतिहासिक व्यक्ति तो कौन है, शेख जैनुद्दीन सूफी संत, उनके बगल में ही इनका कहना चाहिए मकबरा बनाया गया है। निर्माण का जो खर्च था, औरंगजेब ने अपनी टोपी बेचा, कुरान की नकल बेचा और बोला इसी पैसे से मेरी कब्र आप बनवाना। ठीक है। औरंगजेब की यदि हम बात कर लें हिस्ट्री के बारे में तो देखिए, ये एक कट्टर सुन्नी इस्लामी शासक था, जिसने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और जजिया टैक्स दोबारा लगाया था। इसके अलावा उसने दक्षिण भारत में लंबा सैन्य अभियान चलाया था और मराठा, राजपूत और सिखों के साथ लड़ाई संघर्ष उसका होते रहा। जैसे ही उसकी डेथ हुई, मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंततः ब्रिटिश रूल का रास्ता साफ हो गया था। अब हाल फिलहाल में देखा जाए, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, पार्टिकुलरली मुस्लिमों से रिलेटेड जो जगहें हैं उनका रीनेम करना, उनको अपना हिंदू जगह मान लेना या फिर अन्य जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की घटनाएं हमको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। औरंगजेब के टॉम को रिमूवल करने को लेकर के महाराष्ट्र के सीएम का कहना है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हर कोई यही चाहता है कि मुगल किंग औरंगजेब का जो टॉम्ब है, कहाँ पर, छत्रपति संभाजी नगर में, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाना चाहिए। बट इट हैज़ टू बी डन अंडर द परव्यू ऑफ लॉ एज द प्रीवियस कांग्रेस रिजीम पुट द साइट अंडर ASI प्रोटेक्शन। कांग्रेस ने इसको ASI के प्रोटेक्शन में डाल दिया है, इसलिए कानून के हिसाब से ये काम हो पाएगा, ऐसा कहना है।